डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र होता क्या है। देखो, मानव श्वसन तंत्र मानव के शरीर का वह अंग तंत्र है जो कि नाक, जिसमें नासाद्वार भी होता है, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, फेफड़ा जिसको हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं, कूपिका कोश आदि से मिलकर के बना होता है। और मानव श्वसन तंत्र का मेन काम होता है श्वसन का काम, यानी कि श्वसन को करना। अब देखते हैं कि ये जो श्वसन तंत्र है इसका डायग्राम कैसा होता है, और डायग्राम के माध्यम से हम लोग अच्छे तरीके से मानव श्वसन तंत्र को समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग मानव श्वसन तंत्र का यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो, अब एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहला मानव श्वसन तंत्र का अंग है नाक, और नाक में भी देखें तो सबसे पहला अंग हो जाएगा उसका जो है नासाद्वार। जैसा कि देखो, ये बाहर का जो वातावरण है जिससे कि हवा को हम सांस के रूप में लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है नासाद्वार से होते हुए हमारे नासल चैम्बर के अंदर पहुंचता है। और ध्यान दो कि नासल चैम्बर जो होते हैं उसको जो है नासल सेप्टम के द्वारा डिवाइड किया गया होता है, यानी कि दो ठो नासल चैम्बर होते हैं हमारे दोनों चेहरे के दोनों तरफ में, यानी कि जो है राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में जो है एक एक चैम्बर होता है, नासल चैम्बर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम लोग सांस लेते हैं। यहाँ पर आप लोग नीचे में देखो ग्रीन कलर का एक पार्ट दिखाया गया है गुंबद के शेप का, जो कि डायफ्राम है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है जो कि गुंबद के शेप का है, ये क्या होता है कि जब पिचकता है, ठीक है, तो इसको ये जब पिचकता है तो ऐसे कंडीशन में, जैसे देखो ये नीचे की तरफ में आएगा तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर हमारा चेस्ट कैविटी जिसको हम वक्ष गुहा बोलते हैं, तो ये जो वक्ष गुहा है इसका आयतन जो है वो बढ़ता है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ में खिसकेगा तो ये जो वक्ष गुहा है इसका आयतन जब बढ़ेगा, और इसका आयतन जब बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जो है हवा का वो घटेगा, और जब हवा का प्रेशर घटेगा तो फिर बाहर में जो हवा है उसका प्रेशर तो उतना ही है, 1 ATM के बराबर। इस वजह से क्या होगा कि हवा जो है हमारे नाक से होते हुए वो फेफड़ा में पहुंचेगा। तो इस प्रकार से हम सांस लेते हैं। अब देखो, जब हमने सांस लिया तो ये हवा जो है कैसे पहुंचता है, सबसे पहले नासाद्वार से होते हुए वो पहुंचता है नासल चैम्बर में, और नासल चैम्बर से कहाँ पहुंचता है, तो एक ऐसे नली में पहुंचता है जो कि ऐसा नली है जिससे होकर के हवा भी पास करता है और भोजन भी पास करता है, सॉरी। तो उस नली का नाम है ग्रसनी। हमने आप सभी को पोषण वाले यूनिट में इसके बारे में पढ़ाया भी था, ग्रसनी। अब इस फेरिंग्स से या फिर ग्रसनी से जो है हवा पहुंचता है कंठ द्वार से होते हुए कंठ के अंदर में। तो ये रहा कंठ, ठीक है, ये हो गया कंठ। अब कंठ में से निकल करके हवा जो है नीचे की तरफ में एक नली में खुलता है, और वो है, यानी कंठ जो है नीचे की तरफ में एक नली में खुलता है जिसको हम बोलते हैं श्वास नली या फिर कहते हैं ट्रैकिया। तो हवा कंठ से पहुंचता है ट्रैकिया के अंदर में, श्वास नली के अंदर में। अब ये जो श्वास नली है इसके बारे में ध्यान रखो कि ये जो श्वास नली होता है इसके ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे जो है सी के आकार का, सी के शेप का जो है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ वलय होता है। और कैसा वलय होता है तो ध्यान रखना, सी शेप्ड होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये क्यों होता है सी शेप कार्टिलेज इस ट्रैकिया के ऊपर, ये इसलिए होता है ताकि जो है ये जब हम सांस को छोड़ेंगे तो ऐसे कंडीशन में ये जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, ये पिचक नहीं जाए, ठीक है। तो इस वजह से वो इसके ऊपर जो है सी शेप्ड वलय होते हैं, रिंग होते हैं, जो कि कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, उपास्थि से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया है जब ये वक्ष गुहा के अंदर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हिस्सा लेफ्ट की तरफ में और एक हिस्सा जो है आपका राइट की तरफ में। तो ये हो गया राइट की तरफ में और ये हो गया लेफ्ट की तरफ में। और फिर क्या होता है कि जब ये दोनों ही, इन दोनों को क्या बोलते हैं, तो इन दोनों को जब हम श्वसनी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में जो है ब्रोंकस बोलते हैं। तो ये जो ब्रोंकस है या फिर श्वसनी है, जब ये दोनों ही लंग्स में यानी कि फेफड़ों में पहुंचते हैं तो वहां पे पहुंचने के बाद से ये बहुत सारी पतली पतली नलियों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारा पतली पतली नलियां देख सकते हो, इधर भी बहुत सारी पतली पतली नलियां हैं। तो उन सभी पतली पतली नलियों को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स या फिर हिंदी में बोलते हैं हम लोग श्वसनिका, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये एक श्वसनिका हो गया, ठीक है। वैसे ही एक देख लो यहाँ पे भी एक श्वसनिका हो गया, ये जो है एक पतला नली ये भी आपका श्वसनिका हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 जो श्वसनिका, एक और यहाँ पे जो है चौथा श्वसनिका हो गया। तो इस प्रकार से इसमें श्वसनिकाएं होती हैं।
अब ये जो श्वसनिकाएं हैं, ये अंत में जाकर के इनके ऊपर क्या होता है कि बहुत सारा जो है गोल गोल से पाउच मतलब थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जैसे कि अंगूर या फिर जो है आप मलबेरी जिसको कि हम लोग सहतूत बोलते हैं, तो सहतूत के जैसा आप लोग समझ लो कि इसके ऊपर बहुत सारे जो है गोल गोल से संरचनाएं होती हैं। इन सभी को हम बोलते हैं कूपिका कोष, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एल्विलाई। तो ये जो एल्विलाई होती हैं, ये पाउच के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और हवा जो है इनमें आकर के कुछ पल के लिए रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जब हवा आता है तो साथ ही साथ ये भी ध्यान दो कि इन सभी कूपिका कोषों के ऊपर बहुत सारा जो है ब्लड कैपिलरी, जिनको कि हम लोग केशिका कहते हैं, रक्त केशिकाएं, तो रक्त केशिकाएं जो इनके ऊपर में लिपटी हुई रहती हैं, कवर की हुई रहती हैं। तो होता यह है कि जब कूपिका कोष के अंदर में हवा आता है तो उसमें तो नाइट्रोजन भी होता है, अन्य गैसें भी होती हैं ऑक्सीजन के साथ में। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, रक्त केशिकाएं होती हैं, इनके अंदर में रक्त होता है जिसमें कि हीमोग्लोबिन होता है, और आप सभी जानते हो कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर में ऑक्सीजन को कंबाइन करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर में, रक्त केशिका के अंदर में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है कि कूपिका कोष के अंदर में से ऑक्सीजन को अपने साथ में कंबाइन करके और फिर जो उसको लेके चला जाता है हार्ट तक, और हार्ट से इनको जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सभी सेलों तक पहुंचा दिया जाता है। और इस प्रकार से श्वसन जो है कंप्लीट होता है। श्वसन कंप्लीट इन द सेंस कि सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है, और बाकी का जो श्वसन का भाग है वो फिर रिवर्स होगा। रिवर्स कैसे होगा तो वो भी चलो मैं समझाता हूँ। उससे क्या होगा कि वापस जो वहाँ पे सेल के अंदर में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उन सभी को लेकर के फिर से जो है हार्ट से होते हुए ब्लड कैपिलरीज पहुंचाएंगी कूपिका कोष तक, और कूपिका कोष में जो है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे और ऑक्सीजन को फिर से लेंगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका कोष में छोड़ दिया जाता है तो वहां से होते हुए वो श्वसनिका में पहुंचेगा, और श्वसनिका से फिर वो श्वसनी में पहुंचेगा। श्वसनी से जो है ये ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से जो कंठ, कंठ से ग्रसनी, ग्रसनी से जो आपका नासा द्वार से होते हुए वो जो है बाहर छोड़ दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो है ये श्वसन कंप्लीट होता है। एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा दूं डायफ्राम का काम। आपने जान लिया कि सांस को लेने में इसका मेन रोल होता है, साथ ही साथ सांस को छोड़ने में भी इसका जो है मेन रोल होता है। जब ये चपटा होता है तो हम सांस लेते हैं, और जब डायफ्राम जो है गुंबद के जैसा यानी कि अपनी स्थिति में आ जाता है तो वैसे कंडीशन में जो हम लोग सांस को छोड़ते हैं। तो सांस हम कब लेते हैं, हम सांस तब लेते हैं जब डायफ्राम पिचकता है और ये चपटा हो जाता है, और जब डायफ्राम जो ऊपर की तरफ में फिर से उठता है, लिफ्ट होता है, तो वैसे कंडीशन में सांस को छोड़ते हैं। साथ ही साथ इसमें देखो बहुत सारे पसलियां, मतलब कि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं दोनों तरफ से। तो ये जो पसलियां होती हैं इनके बीच में भी कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो वो सब मसल्स भी जो है सांस लेने और छोड़ने में हेल्प करते हैं, वो भी फैलते और सिकुड़ते हैं, और इस तरीके से वो भी जो है सांस लेने और छोड़ने में हमारे फेफड़ों का मदद करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि श्वसन का प्रक्रिया